हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑसम. लेट्स बिगिन आवर टॉपिक. ठीक है, देखो जैसा कि आप देख रखे हैं, हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे ना, 5th चैप्टर फंडामेंटल राइट्स नहीं, वो वाला डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कर रहे थे, है ना. तो उसके काफ़ी पार्ट्स में वो अपलोड भी किया जा चुका है. अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, मतलब इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप नॉलेज प्राप्त करने के लिए देख सकते हैं. हाँ, तो जैसे कि आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, अब ये थोड़ा सा, तो इनको हम सिर्फ जो ये मेन पॉइंट्स है इसके, बस वही जल्दी से देखेंगे ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए. क्योंकि अब अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो अब ये जो आगे के पॉइंट्स होंगे वो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे. ठीक है. हाँ, तो क्या है राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों का महत्व एवं उपयोगिता, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. हाँ, क्या यूज़ है, क्या उपयोगिता है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है. हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 36 से 51 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए हैं, बट इनका क्या वो है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों, मतलब क्यों शामिल करे गए हैं, तो वो हम देखेंगे. अब बस ये पॉइंट्स, यहाँ से पॉइंट्स से स्टार्ट करते हैं जल्दी से. ओके, आपको फास्ट बहुत ज़्यादा लग सकता है, बट अगर पिछले वीडियोस देखोगे तो आपको फिर ये सारी चीज़ें बहुत इजी समझ में आ जाएंगी, आप खुद ही इन चीज़ों को कर पाओगे. ओके, फर्स्ट पॉइंट, राज्य के लिए निर्देश, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों, मतलब क्या महत्व है उसका, क्या उपयोग है. जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसका क्या उपयोग है. पहला उपयोग ये है, सरकार के लिए निर्देश मीन्स क्या, इट गिव्स द डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. क्या मतलब, ये डायरेक्शन देती है, एक रास्ता दिखाती है कि भाई सरकार को कि आप इस तरीके से, इस रास्ते पर इस तरीके से चलिए. तो वही मतलब जो चीज़ें, जो सिद्धांत उसमें लिखे गए हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं, सरकार को बताती है कि आप ये चीज़ें करिए. तो हुआ ना, इम्पोर्टेंस हुआ ना, इसका एक बहुत महत्व हुआ ना. तो ये हो गया. सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सिद्धांतों के पीछे दंड का विधान है. मीन्स क्या, देखो अभी हमने वैसे जब पिछला वीडियो जो था, जब हम उसको देख रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने ये एक चीज़ देखी थी कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या, दे हैव द पावर, किस तरीके की, कानूनी पावर है. समझ रहे हो, कानूनी पावर मतलब क्या, कि भाई जैसे अगर उनका उल्लंघन होता है, समझ रहे हो, मतलब जैसे अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट्स में जा सकते हैं और फिर जो कोर्ट्स हैं उनके द्वारा उनको दोबारा से वो करा जाएगा. अगर हमारे जो अधिकार है उनका उल्लंघन कोई कर रहा है, कि मान लो हमारे जो स्वतंत्रता के अधिकार को उल्लंघन कर रहा है, तो हम जाके उसके खिलाफ कोर्ट में जाके केस कर देंगे. तो फिर जो कोर्ट्स हैं वो उसको समन भेजेंगे, फिर उस पर उससे जवाब मांगेंगे, क्यों, क्या, फिर वो फैसला होगा. मतलब हमारे जो अधिकार है उन्हें इम्प्लीमेंट रखा जाएगा हमेशा. तो वो होता है कानूनी शक्ति. लेकिन इनके पीछे ऐसा नहीं था, हमने पढ़ा था ना. लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि इनके पीछे दंड का प्रावधान है. दंड का प्रावधान क्या, मतलब कि क्या, अब अगर इनको नहीं करा जाता तो कुछ ऐसा नहीं कि सारे प्रिंसिपल्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर नहीं करते तो उन पर दंड दिया जा सकता है. अभी देखो यहाँ से एक बार रीड कर लेंगे तो आपको अभी पता चल जाएगा. देखो आप अगर इसको देखोगे भी तो ज़्यादा कुछ नहीं है. देखो अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी 1-2 लाइनें लिखी है, तो इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा. देखो ये दंड का प्रावधान है. दंड का प्रावधान देखो उस वे में दे रखा है, कानूनी तरीके से तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं लिखी हुई कि भाई आप अगर ऐसा नहीं करते तो आपको ऐसी सज़ा मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ. लेकिन बस इसमें क्या लिखा हुआ है, बस मेन कि भाई देखो ये, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जनमत की शक्ति. अगर मान लो कोई गवर्नमेंट है, सरकार आई, सरकार भाई नेता खड़े हो गए, वोट मांग रहे हैं, बोल रहे हैं मतलब जो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं हमें वोट दो, ये दो, वो दो, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे. लेकिन अगर नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम जो जनता है उसके पास ये राइट है ना कि वो उसको हटा सकती है, उसको ना वोट दे, किसी और को, अच्छे कैंडिडेट को वोट दे दे. हाँ, समझ रहे हो. तो जनता उसे हटा सकती है. तो यही जनमत की शक्ति है इनके पीछे.
और ये करूँगा, ये वो करूँगा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की होती हैं। वही बातें करते हैं ना कि भाई हम सड़क बनवाएंगे, स्कूल्स खोलेंगे, हम स्वास्थ्य सेवाएं लाएंगे, हाँ, विकास करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रिंसिपल्स में तो है। अभी हमने जो प्रिंसिपल्स वाली जो चीज़ें देखी थी आर्टिकल्स में, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें वही है, वही लिखी हैं। तो ऐसी भाषण भी लोग नेता देते हैं बड़े बड़े, है ना। तो अगली जो जनता के हाथ में इसका विरोध करने का, इसे दंड, नेताओं को दंड देने का अधिकार है। तो ये उस तरीके से वो दंड का विधान किया हुआ है, ठीक है। थर्ड वन, कल्याणकारी राज्य की घोषणा मीन्स क्या, इट मीन्स कि इन जो ये है हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसमें ये क्या करते हैं, इनमें वही चीज़ें तो लिखी हुई हैं ना जो हमारे देश को कल्याणकारी बनाए, राज्य को कल्याणकारी बनाते हैं। मतलब उनमें वही सारी कल्याण से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं। कल्याणकारी मतलब क्या, कल्याण करना, राज्य कल्याण किसका करना, जनता का कल्याण करना, गरीबों के लिए चीज़ें बनाना, हर सबको उसके अधिकार देना, सबका विकास करना, नैतिकता लाना समाज में, स्कूलों का विकास करना, सड़कें बनवाना और देसी चीज़ों को बढ़ावा देना, लोगों को काम उपलब्ध करवाना। ये सारी चीज़ें क्या है, ये कल्याण की चीज़ें तो हो गई ना। तो ये चीज़ें इसमें लिखी हुई, देख ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ये सब का विकास करना, वो हो गया ना। जन कल्याण का कार्य है। आर्थिक में क्या, छोटे मोटे गरीब से गरीब व्यक्ति को काम उपलब्ध करवाए। सामाजिक में समाज में सुधार करा जाए, मीन्स नैतिकता लाई जाए या सड़कें बनवाई जाए, कृषि का विकास करा जाए। राजनीतिक क्या, राजनीतिक जैसे राजनीति समझिए। और मतलब राजनीति की अगर बात करें, राजनीति का क्या हो गया कि भाई जो गरीब, जो सब मतलब सारे वर्गों का सहयोग हो राजनीति में। मतलब छोटे से छोटा व्यक्ति भी उसका राजनीति में जैसे वोट डालने का अधिकार है, उसके बारे में पता होना चाहिए, अपने नेता का सही से कैसे चुनाव करना है वो सब पता होना चाहिए। ये सब की जानकारियाँ फैलाना। सांस्कृतिक मतलब अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना। संस्कृति क्या होता है, मतलब अपनी धार्मिक चीज़ें हो गई, अपने रीति रिवाज हो गए, जो देखो जो सही में ठीक है। अब रीति रिवाज, ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज भी होते हैं जो गलत वाले भी होते हैं, जो है ना, गलत चीज़ें भी होती हैं, उनको नहीं। भाई जो रीति रिवाज है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी चीज़ें हैं, जो देखो जो हम एक पवित्रता का चीज़ें उत्पन्न करें, एक पवित्रता का भाव लाए, या एक मतलब शांति वाली जो चीज़ है, अगर वो चीज़ है तो भाई उसे हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा देखो जो चीज़ जोड़ने का, शांति फैलाने का, एकता का प्रतीक, एकता से संबंधित जो वो होते हैं त्यौहार, तीज त्यौहार होते हैं, उन चीज़ों को हमें हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। समझ रहे हो। तो ये कल्याणकारी हो गया। फोर्थ की बात करें तो न्यायालयों द्वारा मान्यता। न्यायालयों द्वारा मान्यता क्या मतलब, वैसे तो अभी हमने ये देखो ये थोड़े से अपोजिंग में चल रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों का मीन ये है कि भाई न्यायालय मतलब वही एक सजा का प्रावधान होना। यहाँ पे न्यायालय का भी एक वही लिया जाता है कि भाई न्यायालय में नहीं जा सकते हम, अगर कोई सरकार इन कानूनों को नहीं लागू करती, कानून मतलब इन सिद्धांतों को नहीं लागू करती, तो हम न्यायालयों में जा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे अब दे रखा है, यहाँ पे कुछ और वे में दे रखा होगा, है ना। तो अभी वो देखो, मैं एक बार चलो पढ़ लेते हैं। इन सिद्धांतों को न्यायालयों में भी अपनी मान्यता प्रदान की है। अर्थात न्यायालयों ने अपने निर्णय देते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखा है। उन्होंने एकमत से यह स्वीकार किया है कि संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे इन सिद्धांतों की रक्षा करें। मतलब क्या, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनके पीछे एक कानूनी शक्ति, अगर फंडामेंटल राइट्स का हमारा उल्लंघन होता है तो भाई न्यायालय उनकी रक्षा करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा इनके पीछे नहीं है। लेकिन जो न्यायालय है, न्यायालय अपना एक कर्तव्य समझकर इनको मान्यता देती है। समझ रहे हो। ये पर्टिकुलरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से मेंशन नहीं है कि ऐसा, लेकिन जो न्यायालय है वो अपना कर्तव्य समझ के कि भाई एक ड्यूटी बनती है कि भाई ये सही चीज़ें हैं, सही सिद्धांत हैं, तो अगर इनका उल्लंघन होता है, अगर कोई कानून आता है, कोई ऐसी चीज़ आती है, तो हमें इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये मान्यता देती हैं कोर्ट्स, ठीक है। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो क्या है, सरकार की नीतियों में स्थायित्व, स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट पॉलिसीज
क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो भी सरकार नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब कोई भी सरकार आए, क्योंकि हर 5 साल में क्या होता है, चुनाव होते हैं ना, हमें नहीं एकदम एग्जैक्ट पता होता ना कौन सी गवर्नमेंट आएगी कौन सी नहीं आएगी, कौन क्या करेगा कैसे करेगा। लेकिन अगर ये नीति निर्देशक सिद्धांत है तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए तो वो क्या है, अगर इन नीति निर्देशक सिद्धांतों के अकॉर्डिंग काम करती है तो वो सभी एक जैसे कर रही होंगे ना। अगर मान लो एक गवर्नमेंट आई, उसने नीति निर्देशक सिद्धांत शुरू करा कि भाई हमें कृषि को बढ़ावा देना है, नेक्स्ट आएगी तो अगर उसमें से नीति निर्देशक सिद्धांत में से अगर कृषि को चुनती है तो कृषि में ही विकास होगा ना। और उसी तरीके से हो सकता है कि जैसे ये कर रहे हो और नई नई टेक्निक्स जैसे भी करना है तो कृषि का विकास मतलब आफ्टर ऑल मतलब अगर अंत की बात करें तो वो कृषि का ही विकास हो रहा है, समझ रहे हो। फिर इससे क्या होता है, इससे एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। स्टेबिलिटी मतलब क्या, स्टेबिलिटी मतलब सॉरी ये वाला स्टेबिलिटी क्या होता है भाई, स्थिरता बनी रहती है कि भाई कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है काम, मतलब देश आगे बढ़ता रहता है, मतलब विकास के उसमें आगे बढ़ता रहता है। तो ये चीज़ कहलाती है स्टेबिलिटी। आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगर ना क्लियर हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, अगर कमेंट आपका देखा जाएगा तो उसका रिप्लाई भी किया जाएगा, ठीक है। हाँ तो अभी देखो 6th 1 की बात कर लेते हैं। 6th 1 क्या है, मौलिक अधिकारों के संपूरक। मौलिक अधिकारों का संपूरक व्हाट मीन्स इट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, समझ रहे हो। फंडामेंटल राइट्स क्या, मूल अधिकार है हमारे, मूल अधिकार जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, समझ रहे हो। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन उनको पूरा करने में किसकी हेल्प होती है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की, समझ रहे हो। कैसे, अगर हम यहीं से भी रीड करें, यहाँ से भी रीड करें तो देखो अभी क्लियर हो जाएगा। निर्देशक सिद्धांतों में हमारे सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र का आदर्श छिपा है, समझ रहे हो। देखो पहली लाइन से ही पूरा मतलब समझ में आ गया, कैसे मतलब क्लियर हो गया इसका। ओ सॉरी ये तो नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ दिया, ये 6th वाला पढ़ना था। 6th वाला देखते हैं। मौलिक अधिकारों का वास्तविक लाभ तभी हो सकता है जब देश का सामाजिक और आर्थिक वातावरण न्याय के अनुकूल हो। मतलब क्या, देखो ये सेम पॉइंट है, मतलब सबका सेम ही आ रहा है। इसका भी क्या मतलब कि भाई हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, एक है ना फंडामेंटल राइट्स जिसमें समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, शोषण के विरुद्ध हो गया, सांस्कृतिक शैक्षणिक हो गया, और क्या होता है शोषण के विरुद्ध वाला, और रेमेडीज़ वाला होता है ना, कौन सा रेमेडीज़ का, फंडामेंटल रेमेडीज़ दिए जाते हैं जो उपचार वाला। तो हमें ये वाला मतलब अगर ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, ये फंडामेंटल राइट्स में से अगर हम समानता वाली बात करें तो समानता में ये बात भी बोली जाती है ना कि भाई हमें अवसर की समानता दी जाए, कि भाई किसी भी काम को हमें करने की समानता दी जाए, कोई भी जॉब है वो सबको एक समान तरीके से प्राप्त हो, अगर स्किल्स हैं पूरी तरीके से, तो ये चीज़ बोली जाती है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो गया ना, मौलिक अधिकारों के संपूरक मतलब क्या, मौलिक अधिकारी तो कह रहा है कि भाई सबको समान अवसर दिए जाएं, है ना। तो और जो हमारे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब क्या, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये भी तो इस तरीके की बात करते हैं ना कि भाई गरीबी दूर करी जाए, सबको उनका सब मतलब गरीबी कैसे दूर करी जाए कि भाई जो उन्हें काम प्रोवाइड करा जाए, समान काम प्रोवाइड मतलब समान काम के लिए समान पैसा वैसे प्रोवाइड करे जाए, औरत आदमी जो हो गए उनको गरीबी दूर करी जाए, है ना। ये सारी चीज़ें तो हो गए ना संपूरक, एक दूसरे के मतलब मौलिक अधिकारों को पूर्ण करने में मदद करते हैं ये हमारे राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत। ओके हाँ, 7th पॉइंट की बात करें तो आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना मीन्स क्या, आर्थिक प्रजातंत्र क्या होता है, जहाँ पे जनता का शासन, प्रजा का तंत्र होता है, प्रजा का शासन, वो हो गया प्रजातंत्र। और आर्थिक वैसे तो क्या हो गया, हम डेमोक्रेटिकली मतलब अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। वैसे भी भाई हम एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ लोगों का शासन है। यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आर्थिक प्रजातंत्र को की स्थापना करता है। यहाँ पे इस तरीके से बोल रहा है कि भाई जैसे जो हमारे ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सारी कितनी विकास से संबंधित कितनी सारी बातें करी हुई हैं कि भाई गरीबी दूर करो, गरीबी कैसे दूर करो, ये करो वो करो, है ये ऐसा करो, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें जो चीज़ें हैं वो करनी होती हैं, वो हमारे प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो उससे क्या होता है, उससे एक तरीके से ये आर्थिक असमानता खत्म होती है ना,
चाहे वो गरीब और अमीर की जो दूरी है उसको कम करने का थोड़ा प्रयास किया जाए। मतलब एटलीस्ट जो होते हैं गरीब होते हैं उनको काम वाम प्रोवाइड इस तरीके से किया जाए कि वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकें, समझे। तो यही हो गया। इस तरीके से आर्थिक असमानता, आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना होती है ना। मान लो देखो, समझो, देखो सॉरी वो बैकग्राउंड थोड़ी वॉइस वैसी आ रही होगी तो आप प्लीज़ इग्नोर करना उसको, और आप प्लीज़ इसको देखिए। देखो क्या होता है, आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना कैसे होगी, मतलब कि भाई आर्थिक असमानता को कम कर दिया जाए। मतलब अमीर गरीब का जो बहुत ज़्यादा फासला है उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास करा जाए। तो इससे क्या होगा, आर्थिक असमानता कम होगी तो आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित होगा ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। अच्छा चलो अभी 8 पॉइंट की बात करते हैं। 8 पॉइंट कैसे, सरकार की असफलताओं को जांचने का मापदंड। मतलब क्या है, ये एक मापदंड प्रोवाइड कराता है ना। देखो इसने नीतियां बहुत सारी दे रखी है, अगर कोई सरकार ये नहीं करती तो हमें सरकार का वो पता चलता है ना, भाई सरकार ने ये नहीं करा वे नहीं करा, तो उसकी सरकार की गलतियों को या उसकी जो ना करने की प्रवृत्ति है उसको भी दिखाता है। तो इस तरीके से जाँचने का मापदंड भी है ये, ठीक है। नैतिक आदर्श की बात करें, क्या इसमें इस तरीके की चीज़ें दे रखे जो नैतिकता पर भी आधारित हैं। मीन्स क्या पढ़े थे ना हमने कि भाई क्या सांस्कृतिक बढ़ावा दिया जाए, नैतिक चीज़ें लाई जाएं। इससे क्या होगा कि भाई अगर स्कूल्स वगैरह हो गए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, भाई देश राष्ट्रवाद की चीज़ें पढ़ाई जाएं। राष्ट्रवाद की चीज़ें क्या, राष्ट्रवादी चीज़ें पढ़ाई जाएं, एकता को बढ़ाया जाए, अपनी संस्कृतियों को सेलिब्रेट करा जाए। तो इससे क्या होगा, एक नैतिकता आएगी ना। भी अपने आदर्श हैं जो हैं, बड़ों का सम्मान करना, मिल के रहने वाली जो चीज़ें हैं वो नैतिकता। तो ये चीज़ें हमारी उसमें भी शामिल की गई हैं। किस में, इसमें जो हमारे फंडामेंटल ये हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये चीज़ें शामिल करेंगे। तो ये नैतिक आदर्श को करती है ना, नैतिक आदर्श के लिए भी ये उपयोगी हैं। इसकी बात करें तो शैक्षणिक महत्व क्या उसमें दे रखा था ना कि भाई शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। शैक्षणिक एक कल्याणकारी काम है ना ये भी, और कल्याणकारी काम एक वो भी है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी है। तो शैक्षणिक का महत्व क्या, मतलब चलो एक बार इसको रीड कर देती हूँ फिर बता देती हूँ। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का शैक्षणिक महत्व भी है। कैसे, अभियन राव के अनुसार इन सिद्धांतों की भले ही नैतिक उपदेश कहकर आलोचना की जाए, परंतु इनकी शिक्षा का महत्व कम नहीं है। आधुनिक युग में विश्व में विभिन्न देशों के संविधानों में इस प्रकार के सिद्धांतों को अवश्य रखा जाता है। देखो इसका वही चीज़ है जो अभी मैं बोल रही थी, इसमें ज़्यादा वैसे नहीं लिखा हुआ, बस वही शिक्षा का महत्व यही हो कि भाई शैक्षणिक चीज़ों को भी बढ़ावा देता है। इससे हमें ज्ञान की चीज़ें भी पता चलती है। इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर लोग पढ़ें तो कितना अच्छा सीखें और कितना अच्छे से करें, तो वो शैक्षणिक महत्व भी है इनका। 11वें पॉइंट की बात करें तो चरम सेवाओं से सुरक्षा, चरम इंश्योरेंस अगेंस्ट एक्सट्रीम्स वगैरह हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है अभी एक बार और, हाँ, आधुनिक युग में विश्व में मुख्य 2 विचारधाराएं प्रभावशाली हैं। पहली साम्यवादी विचारधारा जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता का हनन होता है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। और दूसरी पूंजीवादी विचारधारा जिसमें आर्थिक शोषण के कारण आर्थिक सुरक्षा का हनन होता है। मतलब क्या, तो इससे देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई अगर हम साम्यवादी की बात करें, साम्यवादी अगर हम चीन की बात करते हैं, चीन रूस हो गए, ये साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित देश हैं। अगर यहीं पर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब की बात करें तो ये पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित देश है और कल्याणकारी चीज़ें भी अपना रखी हैं इन्होंने। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर हम साम्यवाद की बात करें, साम्यवादी किस पर बात करता है कि भाई समाजवाद पर। समाजवाद मतलब क्या, स्वतंत्रता होनी चाहिए सबको, व्यक्ति मतलब स्वतंत्रता वाली चीज़ हो गई। और अगर हम पूंजीवाद की बात करें तो वो पैसे से संबंधित चीज़ें हैं, समझ रहे हो। तो भाई इनका पूरी तरीके से भाई इनको इतनी छूट भी ना दी जाए इन अधिकारों में कि लोग कुछ भी करें, और इतनी ज़्यादा वो भी ना करा जाए कि भाई लोगों को ये अधिकार दिए जाएं, समझ रहे हो। ये अधिकार दोनों के दोनों अधिकार लोगों को दिए जाएं कि भाई उसे पैसा कमाने का भी अधिकार हो और उसे स्वतंत्रता, समानता, ये जो चीज़ें इनका भी अधिकार हो, लेकिन कुछ ऐसी पाबंदियां भी हो कि वो उनका मिसयूज़ ना करे। तो वो हो गई एक सीमाओं से सुरक्षा, मतलब एक सुरक्षित चीज़ रखता है, सुरक्षा बनाए रखता है, ठीक है। तो वही चीज़ है।
और अगर 12th की बात करें तो सरकार की विभिन्न इकाइयों के सहयोग पर बल। कैसे? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो क्या, सरकार की जो विभिन्न इकाइयाँ होगी, विधान पालिका, कार्यपालिका और क्या हो गया, न्यायपालिका, ये सब जो चीज़ें हैं इन सब को सहयोग देना। वो मतलब जो ये हैं, ये जो काम करते हैं, हमारे जो जुडिशरी काम करती है, या जो एग्जीक्यूटिव्स होती है ना, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, या पुलिस वगैरह हो गई, या सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उन सब में इनका ध्यान रखा जाता है, इनका बहुत महत्व है, इनके अकॉर्डिंग चीज़ें करी जाती हैं। तो इस तरीके से इसका महत्व होगी। 13 की बात करें तो संवैधानिक पवित्रता। संवैधानिक पवित्रता मीन्स क्या, एक पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है। चलो ठीक है, देखो इसका ज़्यादा कुछ मतलब नहीं दे रखा, इसका कुछ ज़्यादा वो नहीं कि भाई संवैधानिक पवित्रता का मतलब क्या हुआ। पवित्रता होता है एक प्योरिटी, एक मतलब एक क्या, एक शुद्धता चीज़। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई जो ये निर्देशक सिद्धांत है, भले ही इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है उन्हें इम्प्लीमेंट करने के पीछे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक शुद्धता वाली चीज़ है। क्योंकि ये जो आर्टिकल है, देखो अगर एक अलग एक्सपेक्ट में इसकी बात करें तो ये किस तरीके से हो सकता है कि भाई जो ये निर्देशक सिद्धांत है, इसमें क्या बात करी गई है, सारी की सारी चीज़ें जन कल्याण से रिलेटेड बात करी गई। जन कल्याण की जो चीज़ें होंगी, लोग खुश होंगे, हाँ लोग खुश होंगे, मन खुश होंगे, खुशहाली होगी, तो वो एक पवित्रता वाला भाव हो गया ना। तो इस तरीके की वो चीज़ है। अगर संविधान की बात करें तो संविधान में ये पवित्रता वाली चीज़, पवित्रता के जैसा काम करता है। ठीक है, एक और पॉइंट है 14 वाला, वो देख लेते हैं, फिर यहीं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देखो इसका 14 पॉइंट का क्या मतलब है, सामाजिक क्रांति के आधार। सामाजिक क्रांति के आधार मतलब क्या, समाज में क्रांति लानी है। अगर कोई चाह रहा है कि भाई समाज एकदम उच्च कोटि का हो जाए, एकदम बहुत अच्छा विकास हो, अगर कोई इन सिद्धांतों को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करे ना, अच्छे तरीके से, एक सूटेबल वे में, तो देश कहीं का कहाँ चला जाए। तो इस तरीके से क्रांति जैसी चीज़ भी लाने के ऊपर है ये, अगर इनका सही तरीके से फॉलो किया जाए। चलो आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये चैप्टर बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मतलब इनमें अगर कोई वर्डिंग में मिस्टेक लगी हो, या कुछ अगर कुछ गलत बोल दिया हो, तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसको खुद में इम्प्रूव कर पाऊँ मैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंस अगेन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।